नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल में। आज हम पढ़ेंगे कहानी। इस कहानी का नाम है सुभागी। इसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। हमने पिछली वीडियो में कहानी के मुख्य शब्दों के अर्थ तथा लेखक परिचय कर लिया था। आज हम इस कहानी का सार करेंगे कि यह कहानी लेखक ने क्यों लिखी। इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का एक उद्देश्य था कि समाज की एक कुरीति को उजागर करना। यह कुरीति है लड़कों और लड़कियों में होने वाला भेदभाव। यह कहानी यथार्थ के धरातल पर लिखी गई है। इसके अंदर लेखक एक कुरीति को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कृति है लड़के और लड़कियों में होने वाला भेदभाव। यह भेदभाव आज से नहीं, शताब्दियों से ही चलता आ रहा है। हमेशा ही ये माना गया है कि लड़के जो काम कर सकते हैं वह काम लड़कियां नहीं कर सकती, और जो लड़के बाहर जा सकते हैं लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। लड़के माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, लड़कियां माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती। परंतु लेखक ने इन सभी बातों को इस कहानी के माध्यम से गलत साबित कर दिया है, और वो कहानी एक मुख्य पात्र सुभागी के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस कहानी की नायिका है और जो इन सभी बातों का गलत सिद्ध करती है। इस कहानी की मुख्य पात्र है सुभागी। सुभागी के पिता का नाम है तुलसी महतो, उसकी माता का नाम है लक्ष्मी, उसका एक छोटा भाई है रामू, और उनके गांव के एक सरपंच हैं सज्जन सिंह। सुभागी और रामू का जब जन्म होता है तो तुलसी महतो सुभागी के जन्म पर बिल्कुल खुश नहीं होते। वह अपनी बेटी को पिछले कर्मों का दंड समझते हैं। जब वह होती है तो उनके घर में अच्छे खासी कमाई थी, परंतु फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। गांव में कोई मिठाई नहीं बांटी, बल्कि उन्होंने माना कि यह मुझे कोई दंड मिला है। और जब उनका बेटा पैदा हुआ रामू, तो उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी और सभी के लिए पार्टी की। और आगे चलकर जब ये दोनों बच्चे बड़े होते हैं तो तुलसी महतो इनकी धूमधाम से शादी कर देते हैं। परंतु सुभागी की शादी होते ही थोड़े दिनों बाद ही उसके लिए उसके सौभाग्य का अंत हो जाता है, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर उसका भाग्य अस्त हो जाता है, यानी कि जो उसका नाम है उसके चरित्र को सार्थक नहीं करता, उसका भाग्य अच्छा नहीं निकलता। छोटी आयु में ही वह विधवा हो जाती है। वह विधवा होने के बाद अपने माता पिता के घर रहने आती है, और वहाँ पर जब वह आती है तो गांव के लोग और सरपंच तुलसी को आकर समझाते हैं कि तुम अपनी बेटी की दोबारा शादी कर दो। तुलसी कहता है कि मैं तो मेरी बेटी की शादी कर दूं, परंतु वह माने तो सही। इसी बात पर सुभागी कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अपने माता पिता के पास ही रहूँगी, उनकी सेवा करूँगी और सारे काम करूँगी। वहीं पर रामू, दूसरी तरफ रामू को सुभागी की यह बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह उसे अपनी ज़िंदगी का बोझ समझता है। वह समझता है कि वह उसके घर पर आराम करने आई है, वह उसे दुखी करने आई है, परेशान करने आई है। इन दोनों के चरित्र में हमें दिन रात का अंतर इस कहानी में देखने को मिलता है। जहाँ सुभागी एक सरल स्वभाव की, सहनशील, कर्तव्यपरायण की मूर्ति और बहुत ही सादगी भरा जीवन जीने वाली है, वहीं रामू निठल्ला है, गंवार है, कामचोर है। वह अपने माता पिता से भी बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करता। अब जब सुभागी उनके घर ही है तो रामू उससे रोज़ लड़ाई झगड़ा करता है। सुभागी अपने माता पिता से घर पे कोई काम नहीं करवाती, वह दोनों को खूब आराम करवाती है और उनकी खूब सेवा करती है। वहीं रामू सोचता है
कि सुभागी उसी से सारा काम करवाना चाहती है और खुद ऐश की ज़िंदगी जीना चाहती है। यह सब समझते हुए रामू अपने पिता तुलसी महतो को कहता है कि मुझे घर का बंटवारा चाहिए, मैं सुभागी के साथ नहीं रह सकता। तुलसी महतो उसे बहुत समझाते हैं, परंतु रामू नहीं मानता और वह कहता है कि मुझे बंटवारा चाहिए। दूसरे दिन तुलसी महतो पूरे गांव के लोगों को और गांव के सरपंच सज्जन सिंह को बुलाते हैं और पंचायत रामू को खूब समझाती है कि तुम ऐसे न करो, बल्कि तुम्हें तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और तुम्हें सुभागी का भी ध्यान रखना है। परंतु रामू टस से मस नहीं होता। वह कहता है कि मुझे बंटवारा चाहिए और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुभागी और रामू अलग अलग रहने लगते हैं। रामू अपना परिवार अलग रह के रहने लगता है और सुभागी अपने माता पिता के साथ रहती है। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करती है। इसके अलावा वह घर के भी सारे काम करती है। वह झाड़ू पोछा करती है, चक्की पीसती है, चूल्हा चौका करती है, खेतों का काम करती है और रात को अपनी माता तथा अपने पिता की खूब सेवा करती है। उनके पैर दबाती है, उनके तेल लगाती है। इन सभी बातों को देखते हुए पूरे गांव में सुभागी के चर्चे होने लगते हैं। सभी कहते हैं कि यह लड़की तो बहुत ही भाग्यवान है, यह इतनी सुशील है और उसके चारों तरफ से रिश्ते आने लगते हैं। परंतु सुभागी शादी करने को तैयार नहीं होती। अभी तुलसी महतो सुख देख ही रहा था कि वह बीमार पड़ जाता है। उसे बहुत तेज़ बुखार रहने लगता है। सुभागी इसकी जानकारी देने के लिए रामू के घर जाती है और रामू को कहती है कि पिताजी को तेज़ बुखार है। परंतु रामू कहता है कि तुम ही संभालो। यह सुनकर सुभागी घर आती है और फिर सज्जन सिंह के घर जाती है और उन्हें अपने पिता के बारे में जानकारी देती है। सज्जन सिंह यह सुनकर उसके साथ तुलसी महतो को देखने आते हैं और वह देखते ही समझ जाते हैं कि यह तुलसी महतो का अंतिम समय है। कुछ ही दिनों बाद तुलसी महतो की अंतिम समय आता है और वह परलोक सिधार जाते हैं। सुभागी ही उनकी अंतिम क्रिया की पूरा प्रबंध करती है। वह इसके लिए सरपंच सज्जन सिंह से पैसे उधार लेती है। वह 13वीं के दिन पूरे गांव का भोज करती है। तुलसी महतो की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी लक्ष्मी बीमार रहने लगती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी। जो औरत अपने पति के बिना एक निवाला यानी एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खाती थी, वह अब खाना कैसे खा सकती थी। वह बिना खाए पिए रहने लगती है। इसलिए लक्ष्मी बीमार पड़ जाती है और उसे भी वही बुखार हो जाता है जो तुलसी महतो को हुआ था। कुछ दिन लक्ष्मी बीमार रहती है। सुभागी अपनी माँ की खूब सेवा करती है, परंतु लक्ष्मी भी परलोक सिधार जाती है। दूसरी बार फिर से सुभागी सरपंच सज्जन सिंह से पैसे उधार लेती है और अपनी माँ की अंतिम क्रिया की तैयारी करती है। अब इन दोनों के परलोक सिधार जाने के बाद सुभागी का एकमात्र लक्ष्य था कि वो सज्जन सिंह के पूरे पैसे लुटा दे। इसलिए वह बहुत मेहनत करती है। वो रोज़ खेतों में काम करती है, खूब मन लगाकर अपना काम करती है और हर महीने की आखिरी तारीख को वह पैसे देने सज्जन सिंह के घर पहुंच जाती है। इसी के कारण, उसकी इसी लगन के कारण पूरे गांव में उसके चर्चे हैं। सभी के नाम पर, सभी की जुबान पर सुभागी का नाम है। सभी सुभागी को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। तभी वह जिस दिन अंतिम किश्त देने सज्जन सिंह के घर जाती है और दे देती है, तो सज्जन सिंह उसे बोलते हैं, बेटी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। सुभागी कहती है कि आप मुझे आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है। सज्जन सिंह उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम तो एक देवी का अवतार हो।
तुम्हें मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। यह सुनकर सौभागी कहती है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन हमेशा करूँगी। इस तरह वह उसके सौभाग्य का उदय होता है और वह गरीबी से निकलकर एक बड़े घर की बहू बन जाती है। इस तरह हमने शुरू में देखा कि उसके नाम के विपरीत, उसका नाम सुभागी, इसके विपरीत उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसका भाई भी उससे झगड़ा करता है। परंतु अंत तक आते आते उसके सद्गुणों के कारण, उसके सच्चार के कारण, उसके अच्छे व्यवहार के कारण, उसकी मेहनत के कारण वह एक बड़े घर की बहू बनती है और उसके अच्छे भाग्य का, उसके सौभाग्य का उदय हो जाता है। इस तरह हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनती होना चाहिए। किसी भी कठिन काम को देखकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना है। जैसा इस कहानी में शुरू में तुलसी महतो ने किया। तुलसी महतो ने सुभागी को अपने पिछले पापों का दंड समझा था और रामू को पिछले अच्छे कर्मों का फल समझा था। परंतु अंत में, उसके अंतिम समय में तुलसी को यह महसूस हो गया था कि रामू, जिसे वह अपना फल समझते थे, वह पिछले पापों का दंड है और सुभागी, जिसे वह अपने पिछले बुरे कर्मों का दंड समझते थे, वह उसके लिए अच्छा फल है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल है। इस तरह इस कहानी में ये कहा गया है कि लड़का लड़की में कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए। और एक सीख हमें अंत में मिलती है जब सज्जन सिंह सौभागी को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सज्जन सिंह एक बड़े घराने के थे और सौभागी एक नीचे घराने से संबंध रखती थी। परंतु उन्होंने कहा कि मैं जात पात को नहीं मानता। उन्होंने इस जात पात को न मानते हुए सौभागी को अपने घर की बहू बनाया। इस तरह हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें जात पात को नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन सभी कृतियों को छोड़कर, इन सभी बंधनों को तोड़कर एक अच्छे समाज की स्थापना करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए और लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। अब आपको इस कहानी को अपनी पुस्तक से पूरा पढ़कर अच्छे से समझ लेना है और आपको इसके प्रश्न उत्तर अपनी मुख्य पुस्तिका में लिखने हैं। आपका दिन मंगलमय हो।